है जिन्होंने बहुत ही सुंदर सम्मान का ये प्रोग्राम आयोजित किया है। मैं बधाई देना चाहूंगी कि इस सम्मान समारोह में जिन सभी को आज सम्मान प्राप्त हुआ है, तो मैं सबको बधाई देना चाहूंगी। आपको हार्दिक बधाई देना चाहूंगी आज हिंदी दिवस की। बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदी जबान बोलते हैं जो मिस्री की तरह मीठी है। मैं तो ऐसा ही मानती हूँ कि बहुत मीठी भाषा है मिस्री की तरह, क्योंकि मुझे और ज्यादा भाषाएं आती नहीं है, इसीलिए मुझे हिंदी आती है। तो मेरे लिए तो हिंदी ही बहुत सुंदर भाषा है, बहुत सुरीली भाषा है, बहुत प्यारी भाषा है। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा। धन्यवाद के क्रम में मैं सबसे पहले विवेक शंकर जी को, डॉक्टर विवेक शंकर जी को, जो न केवल कोटा के, न केवल राजस्थान के, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। वो जिस तरीके से किताबें लिखते हैं, जितने विद्यार्थी उनसे लाभान्वित होते हैं, मेरे लिए भी गर्व का विषय है कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा। मेरे लिए ये भी गर्व का विषय है कि वो मुझको जानते हैं, मुझको पहचानते हैं, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी संयोजक प्रोफेसर एल.एच. पेंडारी जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ अपनी बात कह पाऊं इस प्रोग्राम में। सह संयोजक डॉक्टर सुनील कुमार यादव जी का, श्रीकांत राठौर जी का, प्रोफेसर मिथिलेश सिंह मिलिंद जी का, मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी और धन्यवाद देना चाहूंगी जो बहुत ही सुंदर संचालन कर रही हैं पद्मश्री जी का, कि बहुत ही प्यारी तरीके से उन सबका धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे अवसर दिया एक, कि मैं इस प्रोग्राम में अपनी बात कह सकूं। और मुझे बहुत अपार खुशी महसूस हो रही है कि ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है भारत के साउथ से, कर्नाटक से, जहां ऐसा माना जाता है कि हिंदी नहीं बोली जाती। तो वहां पे बहुत ही मेरे लिए भी गर्व का विषय है, क्योंकि मैं एक हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ, क्योंकि वहां से एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, तो ये पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। तो मैं चूंकि राजनीति विज्ञान की विद्यार्थी हूँ, भाषा के बारे में, हिंदी के बारे में कहने की नहीं जुटा पाऊंगी। मैं आज हिंदी दिवस पर जो अपनी बात कहना चाहती हूँ, चूंकि राजनीति विज्ञान की विद्यार्थी हूँ, कानूनों की बात करती हूँ, जो सरकार हमारे कानून बनाती है उनकी समीक्षा करने का प्रयास करती हूँ मैं। तो राजभाषा अधिनियम 1963 जो है, मैं उसके ऊपर अपनी बात कहना चाहूंगी। राजभाषा अधिनियम स्टार्ट किया गया था। वैसे तो राजभाषा को, जैसे बताया, 1918 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। उसके लिए जो कानून लाया गया था, राजभाषा अधिनियम, वो 1963 में लाया गया था। उसके बाद उसमें संशोधन किया गया था 1976 में, और उसके बाद राज्य भाषा को स्थापित करने के लिए, या हिंदी को राज्य भाषा और राष्ट्रीय भाषा स्थापित करने के लिए एक संकल्प नीति बनाई गई थी। वो बनाई गई थी 1968 के अंदर। तो मैं इस विषय के ऊपर थोड़ी आपसे चर्चा करना चाहूंगी। मैं कहना चाहूंगी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य अन्य प्राणियों से अधिक संवेदनशील और बुद्धिमान प्राणी है। वह अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है, उसकी प्रवृत्ति में है। सामाजिक प्राणी होने के कारण निरंतर समाज के जो अन्य सदस्य हैं, उनके साथ वो अपने भावों का आदान प्रदान करना चाहता है। प्रारंभ में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, तो वो संकेतों से या ध्वनि से अपनी बात को कहता था। आप देखते होंगे कि आप सभी जानते हैं कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर भाषा बदल जाती है। तो हम ऐसा मानते हैं कि भगवान ने हमें भाषा नहीं दी है, भगवान ने सिर्फ हमें ध्वनि दी है, तभी बदल जाती है। और ये भाषा का जो निर्माण किया है, वो हमने मनुष्य ने किया है। तो मनुष्य को उसने केवल कुछ ध्वनि दी थी भगवान ने, और वो ध्वनियों का समूह ही एक भाषा बन गया। मैं अभी हाल में चीन गई थी, मुझे बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि मैं चीनी भाषा नहीं जानती थी। मलेशिया में केवल भाषा नहीं जानने के कारण मेरा जो प्लेन था वो मेरे से निकल गया था, प्लेन से नहीं ले पाई थी, क्योंकि वहां ना कोई इंग्लिश जान रहा था, ना कोई हिंदी जान रही थी। तब मुझे बड़ी दुख की अनुभूति हुई कि भगवान ने सारे मनुष्यों को एक तरीके का शरीर दिया है। मतलब मनुष्य में दो रूप बनाए, एक स्त्री और एक पुरुष का। सभी को एक नाक दिया, आंख दिया, जो भी शरीर रूप दिया है, लगभग थोड़ा बहुत अंतर सभी का एक सा है। तो भाषा क्यों नहीं बनाई भगवान ने ऐसी, ताकि हम एक दूसरे के साथ बात कर पाते, सामंजस्य रख पाते, अपने भावों का आदान प्रदान कर पाते। जब भी हम बाहर जाते
जाने की सोचते हैं, यूएसए जाने की सोचते हैं तो लगता है इंग्लिश नहीं आती, जर्मनी जाने की सोचते हैं तो जर्मन नहीं आती, फ्रांस जाने की सोचते हैं तो फ्रेंच नहीं आती। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए है और मेरी ईश्वर से शिकायत है इस बात की कि क्यों ना भगवान ने जिस तरीके से मनुष्य बनाया वैसे ही उसने भाषा क्यों नहीं बनाई, ताकि हम एक दूसरे से पूरे विश्व को, जैसे अभी एक राजनीति विज्ञान के अंदर एक आ रहा है कि हमें जो डिजिटल जिस तरीके से हुआ है, संचार के माध्यमों का मतलब प्रभाव जिस तरीके से है, तो पूरा विश्व एक गांव बन गया है, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाते क्योंकि हमारी भाषा एक नहीं है। यदि क्योंकि हम अभिव्यक्ति अपने विचारों की तो भाषा से ही करते हैं, तो मेरी एक शिकायत है, मैं अपनी आगे बात कहना चाहूंगी कि उसी तरीके से भाषा के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भाषा से ही हमारे समाज का विकास होता है। जब एक दूसरे की अपनी बात कहते हैं तो उस भाषा से समाज का विकास होता है। और दुनिया भर में सबकी अपनी एक राज्य भाषा होती है, एक राष्ट्रीय भाषा होती है। हमारे देश की राज्य भाषा और राष्ट्रीय भाषा दोनों ही हिंदी है। हमने दोनों के रूप में इसको स्वीकारा है। वैसे तो भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, समझी जाती हैं, लेकिन फिर भी हमने बहुत बड़े भाग में हिंदी बोली जाती है, तो हमने राष्ट्रीय भाषा और राज्य भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकारा है। सर्वप्रथम 1918 में महात्मा गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए कहा था। तो राष्ट्रीय भाषा तो हमारी है, लेकिन जब हम राज्य भाषा के बारे में बात करते हैं तो राज्य भाषा भी वही होती है जो पूरे किसी एक देश के ज्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाती है। लेकिन जब वो राष्ट्रीय भाषा से राज्य भाषा में परिवर्तित होती है तो उसके अंदर जो एक लचीलापन होता है, उसके अंदर एक, मैं ऐसा समझती हूँ कि मधुरता जो होती है उसके अंदर, वो थोड़ी क्लिष्ट हो जाती है, भाषा क्लिष्ट हो जाती है राज्य भाषा के रूप में। तो हिंदी राज्य भाषा और राज्य भाषा दोनों के रूप में स्वीकार करा है। संविधान सभा में लंबी चर्चा हुई इसके ऊपर और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राज्य भाषा के संबंध में व्यवस्था की गई और उस स्मृति को याद करने के लिए हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को इसको संघीय भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला। जैसे अभी सर कह रहे थे कि लगभग 75 करोड़ लोग हिंदी जानते समझते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से सभी नहीं जानते। और अब जिस तरीके से भारत के अंदर इंग्लिश का प्रभाव फैल रहा है, हिंदी बोलने वालों को थोड़ा सा कम समझा जाता है, कम पढ़ा लिखा समझा जाता है, कम विद्वान समझा जाता है, कम ज्ञानी समझा जाता है, और टूटे फूटे इंग्लिश बोलने वालों को भी ज्ञानी समझा जाता है, विद्वान समझा जाता है। मुझे भी बड़ी हीन भावना आती है कई बार मैं इंग्लिश उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानती, लेकिन फिर बाद में सोचती हूँ कि नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ, हिंदी जानती हूँ ना, वो अच्छे से जानती हूँ। तो ये भी सही है कि हमें और भाषाओं को भी जानना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हमें इंग्लिश को जैसे स्वीकार किया है, हमें उसको भी स्वीकार करने का, उसको भी जानने का प्रयास करना चाहिए। भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। हम सभी जानते हैं, हम लिख के, बोल के और संकेतों से अपने भावों को, अपनी भावनाओं को, अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं। तो 3 रूप है, 3 प्रकार है भाषा के। भाषा के अंतर्गत प्राचीन भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। हम इनको भाषा का रूप मानते हैं। प्राचीन भाषा जैसे हमारी संस्कृत है, जिसमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे वेद पुराण सभी संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, तो प्राचीन भाषा भी है हमारी। तो ये इस भाषा है हमारी मातृभाषा, जिस भाषा में हमारी माँ ने सपने देखे थे, जो भाषा हमारी माँ ने हमें सिखाई थी, जो भाषा हमने अपने जन्म के बाद सीखी थी, वो हमारी मातृभाषा है। उसके बाद अगर हम भाषा की बात करते हैं तो राष्ट्रभाषा आती है। राष्ट्रभाषा जो ज्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाती है, जो ज्यादातर लोगों के द्वारा सुनी जाती है, जिसमें एक अपनत्व का भाव होता है, हम विचार अभिव्यक्त करते हैं, तो वो भाषा है राष्ट्रभाषा है, हमारी गौरव की भाषा है। भारत की भाषा, भारत जैसे हिंदी है, चीन की भाषा चीनी है, उसी तरीके से हमारी भाषा हिंदी है, बहुत प्यारी भाषा है। राज्य भाषा के रूप में
यदि हम राजभाषा की बात कर रहे हैं, राजभाषा अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो राजभाषा का तात्पर्य हुआ कि जो सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाती है भाषा, वो राजभाषा होती है। राजभाषा सरकारी कार्य जिस के तहत होते हैं वो हमारी राजभाषा होती है। तो हमारी राजभाषा भी हिंदी है। वैसे तो इंग्लिश को भी हमने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया हुआ है, लेकिन आज जोर दिया जा रहा है कि हमारी राजभाषा पे ज्यादा से ज्यादा हम हिंदी का प्रयोग करें। तो राजभाषा हमारी हिंदी है। फिर हम अंतरराष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संपर्क स्थापित करना चाहता है और स्थापित नहीं करेगा तो विश्व में उसका स्थान नहीं रहेगा, विकास नहीं कर पाएगा। तो एक अंतरराष्ट्रीय और विदेशी भाषा होती है और हमने अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में इंग्लिश को स्वीकार किया है। हम सभी को, मैं तो यही कहूंगी, इंग्लिश को भी जानना चाहिए ताकि हम विश्व के अंदर भी अपना एक स्थान बना सकें, अपनी अभिव्यक्ति कर सकें। जो हमारी उद्योगों की भाषा है, आविष्कार की भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, संचार तंत्र की भाषा है, तो हमने अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में, बहुत सारी विदेशी भाषा है लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में इंग्लिश को मान्यता प्राप्त है। हम राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा के अंतर्गत कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रभाषा जो होती है वो एक संवैधानिक शब्द है, जबकि राजभाषा संवैधानिक शब्द है और राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से एक सृजित शब्द है। राजभाषा प्रशासन की भाषा है, राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है। राज्य जो तत्व है उनकी अभिव्यक्ति राज्यभाषा के द्वारा होती है, केवल प्रशासनिक, लेकिन अपने जो राष्ट्रीय तत्व है उनकी अभिव्यक्ति जो होती है राष्ट्रभाषा के द्वारा होती है और एक प्रशासनिक कार्यों की जो अभिव्यक्ति होती है वो राजभाषा के द्वारा होती है। राज्यभाषा की शब्दावली है वो सीमित है और राष्ट्रभाषा भाषा स्वतंत्र है, मुक्त है। आपके दिल में जो आता है, आप जो अभिव्यक्ति करना चाहते हो जिन शब्दों के द्वारा, तो उन शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हो। राज्यभाषा का क्षेत्र सीमित है जबकि राष्ट्रभाषा का क्षेत्र व्यापक है। राज्यभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग जो है उत्तरोत्तर इंग्लिश की जगह हो रहा है। पहले स्वतंत्रता से पहले हमारे यहाँ इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो उसकी जगह राज्यभाषा धीरे धीरे हमारे यहाँ आ रही है, जबकि राष्ट्रभाषा जो हिंदी है पहले थी उसका प्रसार हो रहा है। और ऐसा लगता है मुझे कि बाहर भी हमारी राष्ट्रीय भाषा जा रही है। मैं मतलब वाकिफ हूँ इस बात से कि लंदन में कुछ लोगों को जानती हूँ, वहां पे जो लंदन में चले गए जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, जब उनके बच्चे हुए हैं और वो बिल्कुल हिंदी को नहीं जानते हैं, तो वो प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी भाषा को जाने, लगातार इसके लिए क्लास ले रहे हैं। एक अलग से बहुत सारी संस्थाएं खुली हुई है। तो ऐसी ही मुझको लगता है जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में, सभी जगह ऐसी संस्थाएं काम कर रही है। जो यहाँ से जा चुके हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं, वो खुद प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हिंदी जानने चाहिए। मैं कई लोगों को ऐसा जानती हूँ कि जो अपने टाइम में निकाल के हर संडे 2 घंटे हिंदी की क्लास लेते हैं और उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो हिंदी मूल के हैं। और कुछ अंग्रेज भी, बाहर के लोग भी हिंदी भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं। तो मुझे बड़ी गर्व की अनुभूति होती है जब मुझे ये बात पता चलती है कि बाहर भी लोग हिंदी को जान रहे हैं, और ये मैं आपको सही बात बता रही हूँ। अब हम आते हैं भारत सरकार की जो राजभाषा नीति है, अधिनियम है, उसके ऊपर 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी अनुच्छेद है, जिसमें अनुच्छेद 3 से 43 के अंदर राजभाषा हिंदी को संघीय भाषा लिपि देवनागरी के रूप में स्वीकार किया है। संघ के जितने भी शासकीय कार्य होंगे वो सब हिंदी के अंतर्गत होंगे। संघ से तात्पर्य यह है कि हमारा जो भारत है वो संघात्मक राज्य है। संघात्मक यानी कि छोटे छोटे राज्यों के मिला के बनाया गया है। हमारा भारत संघ से राज्य की ओर, संघात्मक से एकात्मक की तरफ जाता है। तो जो हमारा संघ राज्य यानी कि भारत की केंद्र सरकार के कार्य करने की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी। साथ में इंग्लिश भी है वैसे तो, लेकिन ये माना गया है कि हिंदी होगी। जो भी आदेश दिए जाएंगे, जो भी कानून बनेंगे वो हिंदी में ही बनेंगे। अनुच्छेद 344 के अंदर राजभाषा के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। वो आयोग संविधान के प्रारंभ के बाद
5 साल बाद और फिर 10 साल बाद बनाया जाएगा। उसका एक अध्यक्ष होगा और उसके जो सदस्य होंगे वो 22 जो भाषाएं हैं हमारी जिनको मान्यता प्राप्त है 22 भाषा को, राज्य भाषाओं को, उनके हर एक भाषा का एक सदस्य होगा। तो इस तरीके से राज्य भाषा की उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए हमारे यहाँ एक आयोग का निर्माण होगा। अनुच्छेद 29 से 45 के अंतर्गत प्रादेशिक जो भाषाएं हैं उन भाषाओं के लिए भी कार्य किया जाएगा। प्रारंभ में ये था कि सभी जगह राज्य कार्य इंग्लिश में होता था, तो धीरे धीरे ये प्रयास किया जा रहा है कि वो प्रादेशिक भाषाओं में हो और प्रादेशिक भाषाओं के बाद हिंदी के अंदर भी वो कार्य होना चाहिए। अनुच्छेद 346 के अंतर्गत एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में जो संचार का कार्य करेंगे, जो भाषा होगी वो भी हिंदी होगी। यदि दो राज्य आपस में, वैसे तो राज्य अपनी भाषा में काम कर सकते हैं, इंग्लिश भाषा में काम कर सकते हैं, लेकिन यदि दो राज्य इस तरीके का पत्रादी करते हैं, मतलब समझौता कर ले कि हम हिंदी के अंदर काम करेंगे, हिंदी भाषा में अपने पत्राचार करेंगे, तो वो ऐसा कर सकते हैं। अनुच्छेद 343 के अंदर किसी राज्य के जन समुदाय के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। यानी किसी राज्य के अंदर ऐसा लगता है कि वो 22 के अंदर भाषा नहीं है और वो भाषा उस राज्य के अंदर बहुतायत में बोली जाती है, और यदि ऐसी मांग रखी जाती है कि इस भाषा को भी राज्य भाषा का दर्जा दिया जाए, तो इसके ऊपर इस अनुच्छेद के द्वारा विचार किया जा सकता है। अनुच्छेद 348 जो है उसके अंतर्गत प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग करने वाली जो भाषा होगी वो इंग्लिश होगी। जो 1963 के अंदर जो अधिनियम बना था उसमें कि जो उच्च न्यायालय, हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है, उनकी जो कार्य करने की भाषा होगी वो इंग्लिश होगी। बाद में इसमें संशोधन किया गया, तो उसमें जो 1963 में जो अधिनियम बना था उसमें हिंदी की जो बाध्यता थी उसको खत्म किया गया था न्यायालय के लिए। उसके बाद अनुच्छेद 349 के अंदर भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया था। यानी कि भाषा से संबंधित विधेयकों को कानून बनाने या अधिनियमित करने के लिए उनमें संशोधन करने संबंधी जितने भी प्रावधान होंगे वो आयोग, जो इस आयोग का गठन किया गया है भाषा के लिए, उस आयोग के अंतर्गत आएंगे। उस आयोग को संज्ञान लेना होगा, उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यानी कौन सी भाषा राज्य भाषा का दर्जा ले रही है, कौन सी भाषा में कार्य होने चाहिए, ये सारा जो है वो आयोग ले सकता है इसके लिए। अनुच्छेद 350 जो बहुत महत्वपूर्ण है, व्यथा निवारण के लिए अभिवेदन की भाषा है। अर्थात ये है कि पूरे विश्व में बहुत सारी, जैसे आपको बताया भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, हर 20 किलोमीटर के ऊपर भाषा चेंज हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति मतलब पीड़ित है वो अगर कहीं शिकायत करता है, प्रशासन से जाकर, न्यायालय में जाके इंग्लिश नहीं बोल सकता, हिंदी नहीं बोल सकता, तो वो अपनी भाषा के अंदर अपना अभिवेदन, अपनी प्रार्थना दे सकता है। तो ये मान्यता प्राप्त है। अनुच्छेद 351 के अंदर हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं कि जहां तक हो सके आप प्रयास कीजिए कि हिंदी भाषा का विकास हो सके, वो हमारे पूरे राष्ट्र की भाषा बन सके। उसके लिए प्रयास करने के लिए हमारे संविधान ने हमें निर्देशित किया था। राजभाषा अधिनियम 1963 ये था। उसके बाद इसमें संशोधन किया गया 1967 के अंतर्गत, और उसमें जो संशोधन विशेष था, बहुत सारे संशोधन किए गए, लेकिन जो उसमें विशेष संशोधन किया गया था वो ये किया गया था कि अभी तक ये था कि जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय या जो न्यायालय है उनकी जो कार्य करने की भाषा होगी वो हिंदी होगी, लेकिन इंग्लिश होगी, सॉरी। लेकिन अब इस संशोधन के द्वारा हिंदी में भी वो कार्य कर पाएंगे। तो ये विशेष संशोधन किया गया था। उसके बाद 18 जनवरी 1968 को एक संकल्प नीति बनाई गई थी। उसके अंदर संकल्प लिया गया था कि हमें हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करना है। हिंदी भाषा का विकास संघ का कर्तव्य है। हिंदी भाषा के लिए सारे लोग कार्य करें, और शायद ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो हिंदी भाषा के प्रसार और विकास के लिए हो रहा है, उसी के तत्वाधान में हो रहा है। सरकार द्वारा इसके लिए सरकार ने कोशिश करी
कि इसके लिए व्यापक और गहन कार्यक्रम तैयार किया जाए और इसकी मतलब हिंदी भाषा की कितनी प्रगति हो रही है इसकी रिपोर्ट भी, इसके मूल्यांकन की रिपोर्ट भी संसद के सदनों के में रखी जाए। तो हिंदी भाषा के ऊपर अंत में, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम मुझे नहीं दिया गया है, मैं छोटी बात कह गई, मैं समेटना चाहूंगी, एक छोटी सी कविता के द्वारा अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। बड़ी मोहब्बत भरी है जिससे जुड़ी हर आशा है, मिस्री से भी मीठी है जो वो हमारी हिंदी भाषा है। हिंदी में सुनाए लोरी माँ, भजन हिंदी में गाती है, यही तो वो भाषा है जो पूरे देश को मिलाती है। फले फले फूले ये आगे बढ़े, मेरे दिल की यही अभिलाषा है, मिस्री से भी मीठी है जो वो हमारी हिंदी भाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद मैडम जी। हिंदी भाषा का जो महत्व है वह किस तरह से है, और मानव जो है कि संघजीवी है, एक के साथ जुड़ा हुआ है दूसरा, तो उनको जीने के लिए भले ही हम एक्टिंग करके अभिनय करके जी सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान ने हमें इतना ज्ञान दिया कि आप लोग एक भाषा रचना करो उसको और अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाओ और एक खुशहाल जिंदगी जियो। तो इस तरह से मैडम जी ने बहुत ही बेहतरीन अनुच्छेदों को सामने रखते हुए बहुत ही बढ़िया ज्ञान हमें दिया है। उसको सुन के मेरे अंदर एक कवि जाग उठा है, तो मैंने 2-3 लाइन लिखे हैं, तो मैं कृपया करके सुनाना चाहती हूँ। भावनाएं एक है, भावनाएं एक है, भाषा अलग अलग है, भाषा अलग है, समाज एक है, भाषा अलग है, समाज एक है, समाज एक है और मानव से जुड़ा जीवन भी एक ही है। और उस एकता के जीवन के लिए हमें हिंदी भाषा बहुत ही सुमधुर लगता है, सुंदर लगता है और सुशील लगता है। तो हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है, सरल है, सीधा है और सुंदर है। जिस तरह से आप बोलते हो उसी तरह से दूसरे को दिल को छूता है। तो ऐसी भाषा के साथ हम सभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही मुझे खुशी की बात महसूस हो रही है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट पड़ाव पर जाती हूँ। अतिथि सत्कार वक्तव्य बिना हर अरदास अधूरा होता है, अतिथि सत्कार वक्तव्य बिना हर अरदास अधूरा होता है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से महफिल में आस पूरा होता है। तो अभी मैं मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ जो मौजूद है डॉक्टर विवेक शंकर जी, उनसे मैं निवेदन, हिंदी राजकीय कला महाविद्यालय कोटा राजस्थान से है, उनको मैं निवेदन करती हूँ आपका अनमोल वचन हमारे सामने प्रस्तुत करें। सर प्लीज। धन्यवाद शर्मा जी। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं सर्वप्रथम आप सभी को बधाई देता हूँ और ये शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि हिंदी को हम अधिकाधिक उसका प्रचार प्रसार करें, हिंदी को हम अपनाएं। आज का प्रोग्राम निसंदेह बहुत बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है, प्रतीत हो रहा है। डॉक्टर शशि वर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में जो ओजस्वी भाषण दिया, निसंदेह वो काबिल तारीफ है। इसके साथ साथ प्रोफेसर सीताराम पवार जी का भी उद्बोधन बहुत ही प्रशंसनीय रहा। इस कार्यक्रम में प्रमोद जी, अजय जी, ममता जी, कवित जी, मंजुला जी, पद्मा जी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और पद्मा जी ने बहुत बेहतरीन ढंग से संचालन का काम किया है, निसंदेह इस बधाई के पात्र हैं। दूसरे में कवित जी को, इस पूरे कार्यक्रम का श्रेय मैं कवित जी को देना चाहूंगा कि उनके लगातार अनथक परिश्रम से ये कार्यक्रम जो है वो बिल्कुल सफलता के चरम शिखर पर है। आज 14 सितंबर का दिन न सिर्फ हिंदी साहित्य इतिहास में बल्कि भारतीय साहित्य में भी अविस्मरणीय दिवस है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाने की, राजभाषा के रूप में मनाने की घोषणा की थी, जिसका क्रियान्वयन संविधान के लागू होने के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हुआ। वर्धा में यह निर्णय हुआ 1953 ईस्वी में कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाएगा। तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की परंपरा का गणेश हुआ है। हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजनीतिक भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, मातृभाषा है। इसके साथ साथ अवाम, भारतीय अवाम की भाषा है, जनमानस की भाषा। इसके बिना हम दो पग नहीं चल सकते। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि
राजभाषा के बिना जो हमारा भारत देश है वो गूंगा है। तो हम हिंदी का जो विकास है, आप देखिए तो संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी से होते हुए हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हुआ और आज 2022 है, यानी 1200 वर्षों का हिंदी साहित्य का इतिहास है। और अभी कवित जी ने एक पुराना आंकड़ा प्रस्तुत किया। मैं बताना चाहूंगा कि पहले हिंदी द्वितीय स्थान पे थी पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषा में। पहले मंदारिन भाषा थी चीन की, लेकिन आज की तारीख में जो नवीनतम शोध है उसके अनुसार विश्व में हिंदी जो है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। और हिंदी का प्रचार प्रसार न सिर्फ भारत देश में है बल्कि अनेक देशों में है। और फिजी में तो आप जानिएगा कि राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली हुई है। मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय है जो हिंदी के प्रचार प्रसार में अमूल्य योगदान दे रही है। तो आप देखेंगे कि हिंदी के विकास में बहुत सारे लोगों का योगदान है। इसमें हमारे हिंदी के कवियों का योगदान सब प्रमुख है। अमीर खुसरो हिंदी के पहले कवि हुए, खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि अमीर खुसरो हुए। वहां से आज हम जिस भाषा में बोल रहे हैं, राजकाज की भाषा है, राष्ट्र की भाषा है, विज्ञापनों की भाषा है, सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई का माध्यम है वो भाषा हिंदी है, खड़ी बोली हिंदी है। और इसका श्री गणेश अमीर खुसरो से होता है। और आदिकाल में 2 कवि अमीर खुसरो और विद्यापति, भक्ति काल में सूर, तुलसी, जयसी, मीरा, और इसके अतिरिक्त रीति काल में घनानंद और बिहारी लाल, केशवदास, आधुनिक काल में मैथिली शरणगुप्त हरिऔध जी हैं, भारतेंदु जी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो है सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। भारतेंदु युग में ब्रज भाषा में कविताएं होती थी, लेकिन कुछ उस समय रचनाएं खड़ी बोली में भी होने लगी, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का परिष्कार किया, खड़ी बोली में रचनाएं आने लगी। और देखिए कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल था, तो छायावाद हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। तो हिंदी के समक्ष अनेक चुनौतियां भी हैं। सबसे मुख्य चुनौती मेरी दृष्टि में है कि आज व्हाट्सएप की भाषा देखिए, फेसबुक की भाषा देखिए, तो हिंदी मूल रूप से विकसित अवस्था को प्राप्त कर रही है। इतना चिड़ी भाषा हो गई है, इंग्लिशकरण हो गया है कि मैं समझता हूँ कि हिंदी को के मूल रूप से बचाना आज के समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हिंदी का भविष्य भी बहुत उज्जवल नजर आता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है कि अगर कोई योग्य लड़का हो तो अगर हिंदी पढ़ ले तो कभी बेरोजगार नहीं हो सकता। हिंदी में रोजगार की कुछ संभावना है। अंत में मैं 2-3 कवियों की अपनी पंक्तियां कहना चाहूंगा। भारतेंदु ने कहा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल। वास्तविक में अपनी भाषा का प्रचार प्रसार, अपनी भाषा की मान मर्यादा रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल की पंक्ति है। आज वो ही मैंने कई 2 पंक्तियां पढ़ी थी, काफी अच्छी लगी मुझे। मैं वो अंत में ये कहना चाहूंगा कि माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया हिंदी, देश की नाक है हिंदी, देश की शान है हिंदी। जय हिंदी, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, बहुत बढ़िया। हिंदी मतलब किस तरह से मातृत्व से लेकर जहां तक हम पहुंचते हैं, अपना मंजिल हम पाते हैं, वहां तक सीढ़ी बन के हमारा हाथ पकड़ता है और ऊपर चढ़ाता है। तो ये है सच्चाई। तो सभी इसका महत्व जान ले और इसी में अपना जीवन उज्जवल करे। इस तरह से आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। आगे बढ़ते हुए, तो चांद भी आए तो महफिल में वो बात न रहेगी। तो चांद भी आए तो महफिल में वो बात न रहेगी। सिर्फ आपके जैसे अध्यक्ष के आगमन से ही हमारी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी, हमारी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी। तो आगे मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए श्री राजवीर सिंह मंत्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहित्य संगम संस्थान नई दिल्ली, इनको मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। सर प्लीज। धन्यवाद पद्मश्री, आपका कोटि कोटि आभार। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य
पहुंच रही है? जी सर, बिल्कुल। धन्यवाद। वेदों की महिमा बखान करते देवी तथा अवतार ब्रह्मा जी करके कृपा निगम दे होते सदा खेवता। हिंदी में अब वेद ज्ञान भरिए श्रृंगार छोड़ो सके सारा विश्व रहा लगा टकटकी। हिंदी कड़ी है लकी है लकी। हिंदी कड़ी है लकी। कोई कुछ कह रहा है क्या? नहीं नहीं सर। कोई कुछ कहना चाह रहा था, कोई नहीं। बीच में? ठीक है। आ, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय पेंडारी साहब तो नमस्ते सर। कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं, नमस्ते सर। मुख्य हैं, मुखिया हैं। प्रोफेसर मिथिलेश सिंह जी, डॉक्टर एस.के. पवार साहब, डॉक्टर शशि वर्मा जी, डॉक्टर विवेक कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार यादव जी, आदरणीय प्रमोद पांडे साहब, आप सबका और अन्य सभी विद्वज्जनों का मैं नमन, अभिनंदन, वंदन करता हूं। वस्तुतः मैं अध्यक्ष होने लायक नहीं हूं मैं सेवक हूं हिंदी माता का। मैं अपनी माँ की सेवा नहीं कर सका नौकरी के कारण और पढ़ाई के कारण। मैं उस ऋण से पूर्ण नहीं हो सका। उसी अपराध बोध से मैं अपनी माता हिंदी की सेवा कर रहा हूं। इसलिए मैं सेवक हूं, अध्यक्ष योग्य नहीं हूं। और आप देख ही रहे हैं मैं तो सोच रहा था पेंडारी साहब कोई बुजुर्ग आदमी होंगे, है ना। इनसे बहुत दिनों से, 2 साल से संपर्क था, परिचय था, व्हाट्सएप मित्र है मेरे ये। तो मैं सोचता था कि इतना बड़ा बड़ा कार्य ये कर रहे हैं तो ये कोई बुजुर्ग आदमी होंगे, लेकिन इन्हें अपने जैसा पा करके मैं बड़ा खुश हूं कि चलिए एक और साथी मिला। हिंदी की दक्षिण में आवाज बुलंद हुई है। हिंदी की दक्षिण में आवाज बुलंद हुई है। आज मैं बहुत ही हर्षित हूं, खुश हूं कि आप सब दक्षिण भारत से, आप सब हिंदी का यह कार्यक्रम कर रहे हैं, हिंदी के कार्यक्रम करते रहते हैं। आप सब मेरे लिए आश्चर्यजनक हैं, अभिनंदनीय हैं। आश्चर्यजनक इसलिए कि बहना पद्माश्री जी इतनी अच्छी हिंदी बोल रही हैं धन्यवाद सर, धन्यवाद। इतनी अच्छी हिंदी बोल, राजस्थान वाली सस्ती वाला तो चलिए ये सही बात है, प्रणव, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं आप। मेरे लिए गर्व की विषय है, पूरे भारत के लिए गर्व की विषय है ये। पूरे वही भारत मैं के लिए गर्व की विषय है कि बहुत अच्छा। कहीं कोई आ ही नहीं रहा कि जैसे साउथ इंडिया से बोल रहे हैं, कहीं कोई प्रभाव नहीं आ रहा आपकी भाषा के अंदर। तो हमारे लिए इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत गर्व की बात है। मेरे गुरु वहाँ पे है मैम, मेरे गुरु एस.के. पवार भी है वहाँ पे। अच्छा, कि उन्होंने इस तरह की आवाज बुलंद की है। वाकई इसी की तो दिक्कत होती है कि कहते हैं लोग, दक्षिण भारत वाले कहते हैं कि नहीं, विरोध करते हैं। तो विरोध क्या करते हैं? यहाँ तो देख रहा हूं मैं कि सपोर्ट करने के लिए लोग खड़े हैं, और लोग एक्चुअली वस्तुतः राजनीति करते हैं। वो बहाना बनाते हैं लोग जो है कि नहीं, वो दक्षिण भारत में विरोध की बात आ रही है। और इस प्रकार आप सबका प्रयास अभिनंदनीय है, वंदनीय है। हिंदी जैसे पहले देश बटा हुआ था, छोटे छोटे टुकड़ों में देश बटा हुआ था, और विदेशी आए, अंग्रेज आए, उन्होंने पूरे देश को पहले व्यापार करने के उद्देश्य से उन्होंने प्रवेश किया, और यहाँ पर धीरे धीरे पूरे देश में वो छा गए। उसकी वजह मात्र एक यही थी कि पूरा देश टुकड़ों में बटा हुआ था। जिधर चाहते थे उधर पराजित कर देते थे, जीत लेते थे, और पूरे देश पर उनका शासन हो गया। आज हिंदी भी मंच बट रही है। जहां कोई व्यक्ति थोड़ा जाना, जहां कोई व्यक्ति थोड़ा सीखा, उसने जो है मंच बना लिया। और
बहुत सारे लोगों को जो वहां थे वहां से तोड़ के यहाँ ले आया। इस तरह का काम करने में हम सब लगे हुए हैं। मैं आज आप सभी विद्वत मंडल के मध्य यह निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक है, वर्गीकरण जरूरी है, वर्गीकरण बहुत अच्छी बात है। देखिए, पेंडारी साहब दक्षिण भारत से, कर्नाटक से, कुछ साथी हमारे साथ साहित्य संघ संस्थान में कुछ साथी जुड़े। मैंने उनसे व्हाट्सएप पर और फोन पर संपर्क किया तो मैंने पाया कि उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो बोल तो हिंदी रहे थे लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आप लोग इतनी अच्छी हिंदी बोल करके और एक कार्यक्रम कर रहे हैं मंच बना करके और सबको जोड़ने का, पूरे देश के, देखो राजस्थान से लोग जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश कानपुर से हो, झारखंड में इस समय वर्तमान में कार्यरत हूँ, मैं यहाँ से जुड़ा हूँ। प्रमोद पांडे साहब अयोध्या से जुड़े हैं, अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली से, अयोध्या से जुड़े हुए हैं। तो पूरा देश जो है, भले ही वह जो है विभक्त हो, वर्गीकृत हो, है ना, परंतु पूरा देश जुड़ रहा है और उसकी संपर्क भाषा है हिंदी। पेंडारी साहब पिंड है पेंडारी साहब पिंड है और वो पूरे ब्रह्मांड को जोड़ रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। हम सब भले ही अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से कार्य करें, परंतु मानसिकता हमारी सब को एक साथ मिलने की हो, संगम की हो, जुड़ने की हो। एक स्वामी जी थे, वो कहा करते थे मुझे 30 लोग मिल जाएं तो मैं पूरे देश का तख्ता पलट सकता हूँ, पूरा शासन बदल सकता हूँ। 30 लोग ऐसे होने चाहिए जो सशक्त हों। तो पेंडारी साहब उनमें से एक है जो और आप सब, पेंडारी साहब का कार्यक्रम है, पेंडारी साहब की बात कर रहा हूं मैं, आप सब भी ऐसे हैं। डॉक्टर शशि जी, मैं समझता हूं आप हिंदी की प्रवक्ता नहीं हैं, है ना, आप राजनीति शास्त्र से हैं और आपने इतना, राजनीति शास्त्र से हूँ जी मैं राजनीति शास्त्र से ही हूँ। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि राजनीति शास्त्र से हैं आप, और आप इतना अच्छा आपने वक्तव्य रखा है, मैं आश्चर्यचकित हूँ। यहाँ पर विभागाध्यक्ष महोदय जी जो थे वो तो चलो हिंदी के हैं, लेकिन आश्चर्य ये भी है कि वो इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे थे दक्षिण भारत में कार्य करते हुए। और डॉक्टर विवेक शंकर जी तो राजस्थान से हैं, अपने हिंदी, वो तो बहुत बड़ी शख्सियत है पूरे देश की, राजस्थान की न केवल उनकी। जी। कितने लोग उनकी किताबें पढ़ के और नौकरियां मिल गई उनको, बहुत बड़ी शख्सियत है सर वो, हमारे लिए गर्व का विषय है, वो राजस्थान के हैं। मैं उनका वंदन करता हूँ और ये सौभाग्य है कि आज पेंडारी साहब की कृपा और अनुकंपा से उनके दर्शन हुए और इतनी बड़ी शख्सियत है। मैं उनके दर्शन लाभ करके, दर्शन प्राप्त करके जो है धन्य हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि डॉक्टर विवेक शंकर जी ने जो बिंदु रखे यहाँ पर, बहुत ही प्रभावशाली बिंदु थे, बहुत ही आकर्षक और किसी भी व्यक्ति को कि हिंदी का महत्व क्या है वो समझने के लिए बहुत पर्याप्त थे। मैं वही कहता हूँ कि भाई बच्चों के बीच में कहता हूँ, आज मैं जब बाहर मैडम को लेने के लिए गया तो वहाँ एक विद्यार्थी, 12वीं कक्षा का विद्यार्थी मेरा मिला और उसका थोड़ा पेट बढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा मयंक, तुम्हारा पेट बढ़ा हुआ था, उसके टी शर्ट पर आयताकार जो है बना हुआ था, वो एक चित्र जैसा बना था। तो मैंने कहा, हंसते हुए मैंने कहा, मयंक तुम्हारा पेट जो है ना आयताकार हो रहा है अब तो बच्चा जो है ना ऐसी उसकी मुख मुद्रा मैंने देखी कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि आयताकार होता क्या है। तब मैंने उसको अंग्रेजी में बताया कि ये होता है, तो वो समझ पाया। ऐसे ही जब मैं 12वीं 11वीं कक्षा में पढ़ाता हूँ तो वहां पर जब मैं कहता हूँ कि उपन्यास कौन कौन सा आप लोगों ने पढ़ा है, या उपन्यास की बात आती है तो मैं पूछता हूँ कौन कौन जानता है उपन्यास क्या है, तो बच्चे आश्चर्यचकित होते हैं कि ये उपन्यास कौन सी बड़ी समस्या यहाँ पर आ गई, इसको तो जानता ही नहीं हो। तो मैं कहता हूँ
कि उपन्यास नहीं समझते हो, तुम हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदुस्तान में रहते हो, उपन्यास नॉवेल को कहते हैं। बोले नॉवेल सर? बोले हाँ। मैंने कहा हाँ बताओ। मैंने कहा बताओ, आप हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदुस्तान में रहते हो, आप हिंदी के छोटे छोटे शब्दों को पहचान रहे हो, तो ये एक आश्चर्य की बात है। बाकी बात जो अभी डॉक्टर विवेक शंकर जी ने कही कि हिंदी अगर कोई पढ़ लेता है तो बेरोजगार नहीं रहता है, नहीं रहेगा जीवन भर। मैं आपको बताऊं, मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पर 50 से 100 के आसपास मुझे लगता है जूनियर और सीनियर और तरह तरह के जो है इंजीनियर्स रहते हैं। और यहाँ पर अन्य इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, बहुत सारे पदों के पदाधिकारी हैं। लेकिन हिंदी की बात अगर की जाए कि हिंदी के पूरे इस क्षेत्र में कितने लोग हैं, तो मुश्किल से 5 से 10 लोग मिलेंगे, और वो भी जो विद्यालयों में हिंदी पढ़ाते हैं। तो अभिप्राय है कि हिंदी की अभी डिमांड है, हिंदी की अभी आवश्यकता है, और यह पूरे विश्व में छा रही है। बहन डॉक्टर शशि वर्मा ने एक बड़ी ये उम्मीद की थी, एक परेशानी जाहिर की थी कि कोई एक ऐसी भाषा हो जिससे हम पूरी दुनिया के लोगों से बात कर सकें। तो पहले कोशिश की गई, इस पर कोशिश की गई कि अंग्रेजी को विश्व भाषा बनाया जाए, परंतु अंग्रेजी फेल हो गई है, बड़ी ही बुरी तरह से फेल हो गई है। और अभी हिंदी विश्व भाषा बनने की ओर है। डॉक्टर विवेक शंकर जी के जो आंकड़े थे उनके अनुसार भी मैं यही कहूंगा कि हिंदी विश्व भाषा बनने की ओर जो है अग्रसर है। और हिंदी जैसे हमारे देश में राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। ये बात आते ही हम सभी हिंदी वालों को लज्जा आती है, शर्म आती है। हम सभी हिंदुस्तान के जो हिंद के वाकई जो हिंद के प्रेमी लोग हैं, जो हिंदी के प्रेमी लोग हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि माथे पर एक दाग। सर मैं 1 मिनट बीच में बोलना चाहूंगी कि अभी जो जुड़े हुए हैं मेरे मित्र हैं, भरतपुर से हैं, डॉक्टर ब्रिजमोहन लांबा जो लंदन से जुड़े हुए हैं, और वो हिंदी के लिए, वैसे तो मैनेजमेंट से हैं वो, लेकिन वो हिंदी के लिए लंदन में काम कर रहे हैं। रविवार को 2 घंटे वो क्लास लेते हैं। अभी इससे जुड़े हुए हैं ब्रिजमोहन लांबा जी, यदि आप अपनी 1 मिनट बात कर पाए तो, कि वो लंदन के अंदर, जैसे मैं अभी बता रही थी कि मैं जानती हूँ, उनको मैंने लिंक भेजा था कि आप भी जुड़िए उससे, तो वो वहाँ के बच्चों को जो यहाँ से गए हुए हैं, उनके बच्चे वो इंग्लिश ही बोलते हैं, वो उनको हिंदी सिखाने का कार्य कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। नमस्ते जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं लंदन से बोल रहा हूँ, और डॉक्टर शशि वर्मा ने मेरे को एक मौका दिया आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। तो मैं यहाँ करीब 22 ईयर्स से हूँ, 22 साल से यहाँ पर हूँ, और मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है हिंदी यूके परिषद की तरफ से कि मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, और हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, और उसके साथ में हम लोग क्लासेस, वैसे दूसरी क्लासेस भी लेते हैं। तो मैंने जो रुझान देखा है, नहीं ना ओनली कि लंदन से और यूके से, बल्कि पूरे वर्ल्ड से काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हम एक हिंदी को राष्ट्रभाषा की तरफ बहुत आगे ले जा रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत सारे प्रोफेसर्स लोग, बहुत सारे लोग बैठे हैं। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर शशि वर्मा का, जिन्होंने मेरे को एक लिंक भेजा और मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोगों से मैं बात कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे। मैं सुन रहा हूँ आपकी बातें, मैं इतना ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन यस, आप लोग कंटिन्यू करें प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय ब्रजमोहन साहब, आप बहुत बोल सकते हैं, और मैंने आपके शब्द नहीं, आपके कार्य जो है ना, शोर मचा रहे हैं कि हम तो हिंदुस्तान में जी। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, सिर्फ फ्री सेवा है। और वो मेरे को आज 2.5 साल हो गया कि मेरे को जो बच्चे हैं उनको इतनी अच्छी तरीके से ज्वाइन करते हैं,
अच्छी तरीके से बोलते हैं कि मेरे को ऐसा दिल करता है कि मैं उनको छोड़ ही नहीं पाता। 1.5 घंटा मेरे से क्लास होती है मेरी, और मैं एक क्लास ही समटाइम्स मैं 2 क्लासेस भी लेता हूँ। तो यस, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हिंदी तो हमारे रग रग में बसी हुई है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। मैं अपने कंट्री इंडिया को नहीं छोड़ सकता, मैं भारत को नहीं छोड़ सकता। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। आप लोग प्लीज कंटिन्यू करें, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। ओके, धन्यवाद। आपके जज्बे को नमन, आपके जज्बे को नमन। हम हिंदुस्तान में रह करके हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करवा पा रहे हैं, और आप इंग्लैंड में, इंग्लिस्तान में आपने सेंध लगा करके वहाँ हिंदी इंग्लिश के बीच में आप हिंदी का इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। आप हमारे लिए देवता समान पूज्य हैं, पूजनीय हैं। नहीं सर, हिंदी के प्राध्यापक नहीं है, हिंदी के प्राध्यापक नहीं है, साइंस के विद्यार्थी। मैं हिंदी का नहीं हूँ, मैं हिंदी का नहीं हूँ, मैं मैनेजमेंट का बंदा हूँ। और मेरे को अच्छा लगता है कि जब मैं एक हिंदी के शुरुआत से बच्चों को जब सिखाया, मैंने आ आ ई से शुरू किया, और उसके बाद में उनको मात्राओं के साथ सिखाकर उसको एक लेवल पे ले आया कि बच्चे पढ़ सकते हैं, बच्चे नाम पढ़ सकते हैं, अपना लिख सकते हैं, और वो आगे बढ़ सकते हैं, और वो समझ सकते हैं कि क्या किया है। तो 1 साल के अंदर हिंदी यूके परिषद वालों की तरफ साथ साथ हम लोगों ने ये प्रयास जारी किया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक एजुकेशन की जो स्कूल्स है उसमें हिंदी को हम भाषा के रूप में इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि कुछ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ में भी हैं जुड़े हुए, जो कि अपने हिंदुस्तान से हैं, और वो लोग हिंदी को बहुत प्रेफरेंस दे रहे हैं। कुछ एक स्कूल हमारे खुले हैं, कुछ एक स्कूल हमने मंदिरों में खोले हुए हैं, बट हम लोग अपने अपने प्राइवेट स्कूल्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं इसके लिए। सो प्रयास सब तरफ से जारी है, यूके से जारी है, ऑस्ट्रेलिया से जारी है, कनाडा से जारी है। हमारे साथ कम से कम 10 कंट्रीज के लोग जुड़े हुए हैं, और वो लोग एवरी मंथ हमारे से मीटिंग होती है, बात होती है, सारा कुछ होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को भी उसके साथ में कनेक्ट कर दूं। जो अगर उसके साथ में आप कनेक्ट हो जाते हैं तो हम पूरा वर्ल्ड एक तरीके से जुड़ जाते हैं अपन। तो ये डॉक्टर शशि वर्मा की बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जो इस तरह के अच्छे अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। और मेरी एक अपॉर्चुनिटी कि आज मेरा ऑफ था, तो मैं लकीली मैं आपको ज्वाइन कर पाया हूँ। अभी मेरे यहाँ करीब 4 बजे है, तो शाम के 4 बजे है, बट बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर साहब, कमाल है जी, अद्भुत। आज का मेरा यह प्रोग्राम, मेरे जीवन का यह प्रोग्राम सफल हो गया। इतना सुंदर संदेश आज हिंदी दिवस के दिन मिला है कि हमने इंग्लैंड में सेंध लगा दी है। वो लोग हमारे यहाँ आए थे ना, ये अंग्रेजी सज धज करके आई, अंग्रेजी मौसी कहेंगे, अंग्रेजी सज धज करके आई, लाली लिपस्टिक लगाई, साड़ी पहनने वाली है ना, मौसी को बहुत इज्जत मिल रही थी। और हिंदी हमारी धोती पहनती है, बड़ी सीधी सादी है, और आज वह इंग्लैंड में प्रवेश कर गई है, अमेरिका में प्रवेश कर गई है, पूरी दुनिया में प्रवेश कर गई है। और यही हिंदी विश्व भाषा बनी। संस्कृत के लिए लोग कहा करते थे, लेकिन संस्कृत चूंकि अब मैंने बहुत कम लोग पढ़ते हैं, और बहुत अच्छा मंत्र बोल रही थी पद्मश्री है ना शुरुआत में। और हर क्षेत्र से, जैसे अभी आदरणीय ब्रजमोहन साहब इंग्लैंड में कार्य कर रहे हैं, मैनेजमेंट से हैं, वैसे हमारे आदरणीय प्रमोद पांडे साहब जो अयोध्या से हैं, ये सिविल इंजीनियर हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, और हिंदी सीख करके और इतनी अच्छी अच्छी कविताएं करते हैं। आदरणीय पद्मा बहन से मैं निवेदन करूंगा कि ब्रजमोहन साहब को मुझे गोद दे दें, है ना, जैसे नहीं दत्तक पुत्र लिया जाता है। साहित्य संगम संस्थान एक संस्था है, जिसका मैं छोटी संस्था है, जिसका मैं सबसे छोटा पदाधिकारी हूँ, सबसे छोटा मैं इसलिए भी कहता हूँ मैं सबसे छोटा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं तो हिंदी का शिक्षक हूँ, और यहाँ पर बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारे देशों से भी लोग जुड़े हुए हैं, और बहुत से लोग इतने महान हस्तियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें कहता हूँ छोटा सा पदाधिकारी हूँ। और वहां पर सभी विधाओं में, चाहे वो घनाक्षरी हो, चाहे वो दोहा हो, चाहे वो सवैया हो, चौपाई हो,
सभी विधाओं पर निबंध गद्य में पद्य में सभी विधाओं पर समीक्षा में और प्रदेश इकाइयां बना करके हमारी राजस्थान इकाई है, हमारी कर्नाटक इकाई है, पूरे देश में 22 प्रदेशों में इकाइयां संचालित हैं। तो वहां पर सीखने सिखाने का भी काम करते हैं और एक उत्साह भी मिलता है साथ में काम करने का। यहाँ पे देखिए हम लोग सब मिल करके जब कोई चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं तो एक उत्साह मिल रहा है और पेंडारी साहब भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि अरे वाह बहुत सुंदर। तो पूरे देश के लोग जुड़ रहे हैं। तो वहां पर एक कार्यक्रम हम लोग ये करते हैं, बोली विकास कार्यक्रम भी मंच है हमारा, तो बोली विकास का भी कार्य करते हैं। तो ये जो राष्ट्रभाषा में लोग कहते हैं कि हमारी बोली क्यों नहीं राष्ट्रभाषा बननी चाहिए, हिंदी ही क्यों, तो हिंदी में वो क्षमता है, हिंदी में वो शक्ति है कि हिंदी वो ब्लैक होल है जहां संसार की सारी भाषाएं समा रही हैं। हिंदी में वो क्षमता है, वो ताकत है, वो जो है इसमें ये है, स्नेह है, सद्भाव है कि इंग्लैंड से भी लोग देखिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है। तो बोलियां जो हैं, हिंदी की जो बोलियां हैं वो सब इसकी बेटियां हैं, या छोटी बहन कहें, इसकी बेटियां हैं। तो जब माँ को सम्मान मिलेगा तो क्या बेटियों को सम्मान या बहनों को सम्मान नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाए जाने में कोई भी अड़ंगा नहीं है, मुझे लगता है। अब राजनीति कब तक होती है और राजनीति में इसे कब तक सफलता मिलती है, इसके लिए जो है लगातार प्रयास जारी है। शायद हम संस्थान से एक केंद्रीय मंत्री जी जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और शहरी विकास एवं आवास विभाग में हमारे साई संस्थान के मुख्य सचिव महंत कविराज तरुण जी उनकी हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य हैं। इस तरह से धीरे धीरे हम लोगों ने एक किताब बनाई थी, मन की बात, आदित्यनाथ योगी जी। तो वह किताब जो हम लोगों ने उनके टेबल पर पहुंचवाई तो उन्होंने हमारे पदाधिकारी महासचिव महोदय जी लखनऊ में ही रहते हैं, तो उनको बुला करके बहुत सारे आश्वासन दिए और बहुत से चारों ओर से हिंदी की आवाज बुलंद हो रही है। यह एक न एक दिन राष्ट्रभाषा बनकर रहेगी। और आज जो आदरणीय पेंडारी साहब ने बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए जो कार्यक्रम रखा है, उन सभी पुरस्कृत होने वाली सभी प्रतिभाओं को मैं अपना शुभाशीष देते हुए आज के इस कार्यक्रम में अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं। नमो नमः। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी माँ है, हिंदी भाषा जो है वो माँ है और सारी भाषाएं उनकी बेटियां हैं, बहनें हैं। इस तरह से जोड़ते हुए हिंदी भाषा का महत्व बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमारे सामने रखा। मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी श्री राजवीर सिंह मंत्र जी का। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किस कदर शुक्रिया अदा करूं उस खुदा का, किस कदर शुक्रिया अदा करूं उस खुदा का, अल्फाज नहीं मिलते। यह कार्यक्रम इतना खूबसूरत यशस्वी न होता अगर आप जैसे महान हस्ती मिथिलेश पेंडारी पवार शशि वर्मा जी, विवेक शंकर, राजवीर सिंह मंत्र, ब्रजमोहन, सुनील कुमार सुशोभित जी। तो आप सभी ने यहाँ पे इतना सुंदर माहौल बनाया कि हिंदी का यहाँ पे महासागर ही बह रहा है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। तो कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है धन्यवाद अर्पण करना। तो धन्यवाद अर्पण करने के लिए मैं श्री श्रीकांत राठौड़ जी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, श्री GRG कला, श्री YAP वाणिज्य तथा श्री MFD विज्ञान महाविद्यालय इंडी कर्नाटक से है। सर श्रीकांत राठौड़ सर जी प्लीज। सुनील सर जी। राठौड़ सर जी बोलिए पेंडारी सर।
हाँ सुनील सर जी, धन्यवाद अर्पण कीजिए। बोलिए। तो ज्ञापन मुझे देना है सर? हाँ जी सर, आपको ही देना है। नहीं, राठौर श्रीकांत सर। राठौर जी का नाम आ गया ना। जुड़े नहीं है। चलो ठीक है। तो आज हमारे इस कस्तूरी श्रीगन्नर वेदिके की ओर से जो कार्यक्रम हुआ है, बहुत ही सुचारू ढंग से कार्यक्रम पूरे हमारे देश में, यूं कहें कि पूरे राष्ट्र में और यूं कहें कि पूरे विश्व में अगर ये कार्यक्रम पहुंचा है तो इसका श्रेय हमारे पेंडारी सर जी को ही जाता है। क्योंकि पेंडारी सर जी और मैं और स्वयं राठौर सर जी तीनों प्राध्यापक मिलकर और पद्मश्री मैडम जी, इन सब के साथ मिलकर कुछ न कुछ नया करने का हम सब लोग सोचते रहते हैं और जो सोचते हैं उसे जरूर करते हैं। ये हमारा हिंदी के लिए एक सेवा भाव है। तो इस कार्यक्रम के उद्घाटन करके और उद्घाटन के रूप में हम सबको संबोधित करने वाले हमारे कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से हम सबके बहुत ही चहेते और हमारे लिए बहुत ही एक वक्ता के रूप में हर कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले डॉक्टर एस के पवार सर जी को मैं कस्तूरी श्रीगन्नर वेदिके की ओर से धन्यवाद देता हूं। उसी तरह मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से जुड़ी डॉक्टर शशि वर्मा जी को भी मैं इस कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैडम, आपने जो भी हमें सुनाया अनुच्छेद के बारे में, जो भी हिंदी के अनुच्छेद थे उसके बारे में जो भी हमें वक्तव्य दिया, जरूर हम इस पर अमल करेंगे और हम और आप मिलकर हिंदी की सेवा जरूर करेंगे। यही वक्तव्य आपका उद्देश्य पूर्वक रहा है। हम श्रीगन्नर वेदिके की ओर से आपको आभार व्यक्त करते हैं। उसी तरह मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर डॉक्टर विवेक शंकर, कौन नहीं जानता है सर जी को, कौन नहीं जानता है सर जी को, हर कोई जानता है। क्योंकि नेट और सेट से जो भी किताबें सर आपकी बनती हैं, केवल राजस्थान में नहीं पूरे भारत में और विशेष करके ज्यादा से ज्यादा कर्नाटक में आपकी किताबें मानी जाती हैं सर। क्योंकि जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से आप बनाते हैं, तो इसके लिए मैं पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। बाद में कार्यक्रम के लिए जुड़ने के लिए, हम सबके साथ जुड़ने के लिए मैं श्रीगन्नर वेदिके की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ सर। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो अध्यक्षीय भाषण के रूप में श्री राजवीर सिंह मंत्र, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं साहित्य संगम संस्थान नई दिल्ली से जुड़े, वो कह रहे थे कि मैं अध्यक्ष के लायक नहीं हूं, लेकिन आज हम इस श्रीगन्नर वेदिके की ओर से कहेंगे कि सर आपने कोई भी विषय नहीं छोड़ा है, सभी विषयों को जोड़ा है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हिंदी तोड़ने वाली नहीं, जोड़ने वाली भाषा है। उसी प्रकार आपने भी यहाँ पर वक्तव्य अपने अध्यक्षीय भाषण दिया है। आपको भी हम अपने श्रीगन्नर वेदिके की ओर से हम धन्यवाद समर्पण करते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पर स्वागत और परिचय देने के लिए प्रोफेसर मिथिलेश सिंह मिलिंद जी को भी मैं आभार करता हूँ। सर आपने सभी को इस कार्यक्रम में जोड़ा और उन्हें स्वागत और किया। उन्हें पुष्प तो नहीं दिया, लेकिन अपनी वाणी से पुष्प समर्पित किया है। यही पुष्प सबसे बड़ा होता है सर। आपने मीठी वाणी बोली, यही वाणी बहुत बड़ा होता है। इसलिए आपको इस मीठी वाणी बोलने के लिए हम यहाँ से आभार व्यक्त करते हैं कस्तूरी श्रीगन्नर वेदिके की ओर से सर। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर भूलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही सुचारू और सुंदर ढंग से जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है उसको हमारे पेंडारी सर जी ने बताया है। मैं मानता हूं कि पेंडारी सर जी बुजुर्ग आदमी नहीं है, लेकिन बुजुर्ग आदमी में जो भी ज्ञान रहना चाहिए वो ज्ञान और विज्ञान दोनों उनके पास है। कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, ऐसा उनका मन है, हिंदी सेवा के लिए समर्पित है। सर आपने प्रास्ताविक रूप में यहाँ पर वक्तव्य दिया है, आपको भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रार्थना गीत, बहुत ही सुंदर रूप से प्रार्थना गीत गाया और इस हमारे कार्यक्रम में कोई भी विघ्न नहीं आया, क्योंकि आपने प्रार्थना के साथ कार्यक्रम
को प्रारंभ किया है और उसी हिसाब से उसी प्रकार से आपने इस कार्यक्रम का संचालन भी बहुत ही सुचारू ढंग से किया है। इसलिए मैं मुख्य रूप से यहाँ पर जो है हमारे प्रोफेसर श्रीमती पद्मश्री चौगले जी जो सहायक प्राध्यापिका हैं हिंदी विभाग KLE सोसाइटी बसव प्रभु कोरे आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज चिक्कोड़ी से, उन्हें मैं इस श्रीगन्नड़ वेदिकी की ओर से और इस सभी कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी वक्ता महनियों की तरफ से मैं उन्हें धन्यवाद समर्पण करता हूं। उसी प्रकार से इस कार्यक्रम को अपने बहुत सारे देश विदेश से बहुत सारे वक्ता यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो अपने ही क्षेत्र में, अपने ही महाविद्यालय में, अपने ही देश विदेश में वहां पर बहुत ही प्रसिद्ध पा चुके हैं और हिंदी की सेवा कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर जुड़े हैं। उन सभी को मैं श्रीगन्नड़ वेदिकी की ओर से यहाँ से धन्यवाद समर्पण करता हूँ। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि जिन्होंने भी इस कार्यक्रम की सहायता के लिए अपना समय दिया, बहुमूल्य स्थान दिया, समय दिया, उन सभी को मैं यहाँ से इस गूगल मीट की ओर से जो तंत्र ज्ञान का हम प्रयोग करके आज एक दूसरे से जुड़े हैं, सभी को मैं यहाँ पर से श्रीगन्नड़ वेदिकी की ओर से धन्यवाद समर्पण करता हूँ। आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर यही कहेंगे, प्यारी भाषा है हिंदी, राजभाषा है हिंदी, राष्ट्र की पहचान है हिंदी, भारत की आन है हिंदी, संस्कृति की पहचान है हिंदी, तोड़ने वाली नहीं, हिंदी जोड़ने वाली भाषा है हिंदी। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय। धन्यवाद ज्ञापन वाले तो बहुत धुरंधर अमित धुआंधार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी को फिर से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते सर, नमस्ते। हो सकते हैं हम लोग, लेफ्ट हो सकते हैं हम। जी सर, जी सर, जी सर। धन्यवाद, धन्यवाद। सभी को धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद।